गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मीडिया रिलेशंस एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के यूनिट 4 में पहुंच गए हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च का कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में क्या महत्व है। इसके अलावा शॉर्ट एनालिसिस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में क्या क्या होती हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के, प्रोफेशनल एटिकेट्स और स्टैंडर्ड्स कौन कौन से मेंटेन करने चाहिए, इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस, इसके अलावा स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन, जीरो बेस्ड मीडिया प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट रिसर्च इन कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। मार्केट रिसर्च का जो है बहुत ही क्रूशियल रोल होता है कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में, और ये बहुत ही क्लोजली लिंक होता है स्पेशली जब आप शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। शॉर्ट का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है मार्केट रिसर्च का कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में। सबसे पहले इसका फ़ायदा होता है अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को समझना। मार्केट रिसर्च किसी भी कंपनी को अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, साथ साथ इसके जो प्रेफरेंसेस होते हैं ऑडियंस के वो समझने में मदद करती है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी होती है एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए, मैसेज बनाने के लिए, और उसको जो है उस इंटेंडेड ऑडियंस को जो है भेजने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए आप समझ लीजिए, या ऐसी जगह पे उसको प्लेस करने के लिए ताकि वो ऑडियंस जो आपका टारगेट का है वो उसको पक्का जा करके देखे। नेक्स्ट है कम्पिटिटिव एनालिसिस। मार्केट रिसर्च से कंपनी को अपने कंपटीटर्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में और उनकी मार्केट में क्या पोजीशन है इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो इस इन्फॉर्मेशन से जो है आपको अपनी खुद की इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाने में और कंपनी के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जितने भी होते हैं उनको हाईलाइट करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। नेक्स्ट है मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट रिसर्च कंपनी को जो है अपने आप को इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के हिसाब से अपडेट करने में, कस्टमर बिहेवियर के जानने में और जो इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एफर्ट्स को गाइड भी करता है ताकि आप जो है हमेशा रेलिवेंट बने रहें और मार्केट डायनेमिक्स के साथ अपने आप को अलाइन कर पाएँ। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स। तो एक अच्छा जो है अगर आप मार्केट रिसर्च करके रखते हैं तो आपको जो है कस्टमर के जो पेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में पता चलता है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, नीड्स क्या हैं, और इस तरह से आप जो है आप कंपनी को इनेबल कर पाते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सॉल्यूशंस जो है बना पाएँ और उनको जो है अच्छी तरह से बेनिफिट कर पाएँ, साथ साथ आपका खुद का भी काफ़ी फ़ायदा होगा। रेपुटेशन मैनेजमेंट। पब्लिक की परसेप्शन जब होती है उसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप अपने रेपुटेशन को मैनेज नहीं कर पाएंगे। मार्केट रिसर्च से ही पता चलता है कि कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स उस पार्टिकुलर ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाने में और कंपनी का रेपुटेशन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करने में या फिर रेपुटेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मेजरिंग इफेक्टिवनेस। मार्केट रिसर्च बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन कैंपेन के सक्सेसफुल बनने के लिए। कंपनी जो है सारी डेटा कस्टमर रिस्पॉन्सेज के ऊपर, ब्रांड के रिकग्निशन के ऊपर और बाकी और भी केपीआई जो होते हैं उनके ऊपर डेटा कलेक्ट करके और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को जो है रिफाइन किया करती है। तो इस तरह से आप समझेंगे कि मार्केट रिसर्च का कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अभी ये जो है शॉर्ट एनालिसिस क्या है और इसमें कैसे हेल्प करता है। तो शॉर्ट एनालिसिस जो है क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, इनके सब के फर्स्ट लेटर को SWOT को लेकर के इसको जो है शॉर्ट बनाया गया है। ये स्ट्रेटजिक प्लानिंग
टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इससे कंपनी के जो है इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज जो एक्सटर्नल हैं और बाहर के जो थ्रेट्स हैं, इनको सबको जो है जानने में मदद मिलती है। तो जो कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल दो चीज़ें हैं, दोनों अलग हैं। तो एस और डब्ल्यू जो होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, वो इंटरनल मैटर होता है, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होते हैं वो मार्केट के अंदर क्या है, तो ये आउटसाइड का होता है। तो मार्केट रिसर्च शॉर्ट एनालिसिस को के जितने भी चारों के चारों हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित करता है। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो ये काफ़ी हेल्प करता है कंपनी के स्ट्रेंथ को इसके इनसाइड में जा कर के कस्टमर सेटिस्फैक्शन से, ब्रांड परसेप्शन से, प्रोडक्ट की क्वालिटी, कम्पिटिटिव एडवांटेज से, इन सब चीज़ों से पता चल जाता है। और उसके बाद इन सबको जो है इनकॉर्पोरेट करके आप जो है शॉर्ट एनालिसिस में डाल करके और अपनी कंपनी के रेपुटेशन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है वीकनेसेस। तो मार्केट रिसर्च जो एरियाज होते हैं कंपनी के, वहाँ पे उनके वीकनेसेस कहाँ कहाँ है उनको हाईलाइट करता है। जहाँ जहाँ वो अपने कंपटीटर से पीछे हैं, या कस्टमर के कंप्लेंट्स हैं, प्रोडक्ट या सर्विस के शॉर्टकमिंग्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही एसेंशियल होता है एक्यूरेट जो है शॉर्ट असेसमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट रिसर्च वो आइडेंटिफाई करता है एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, वो मार्केट के ट्रेंड, इमर्जिंग कस्टमर नीड्स और जो अनमेट डिमांड्स हैं, इनको सबको जो है एग्जामिन करने में, समझने में मदद करता है किसी भी कंपनी को। ये अपॉर्चुनिटी स्वॉट एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करके जहाँ जहाँ पे आपकी कंपनी कैपिटलाइज कर सकती है जिन जिन अपॉर्चुनिटी को, उनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उसके हिसाब से आप उसको जो है कैपिटलाइज करने के लिए एक्शन करते हैं। थ्रेट्स, ये मार्केट रिसर्च मदद करता है एक्सटर्नल थ्रेट्स जहाँ जहाँ पे हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कस्टमर प्रेफरेंसेज में जो शिफ्ट्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है जो कि आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज को जितना अभी चल रहा था उसके कम करेंगी, वैसी जो चीज़ें हैं वो सब आप समझ लीजिए आपके पार्टिकुलर बिजनेस के लिए थ्रेट है। तो इन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आप इसको जो है आप समझ पाएँ और उसके हिसाब से आप एक्शन कर पाएँ। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं मार्केट रिसर्च बहुत ही पिवटल रोल प्ले करता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, बहुत ही नेसेसरी डेटा, इनसाइट्स प्रोवाइड करता है, और ये साथ साथ जो है शॉर्ट एनालिसिस में जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इस शॉर्ट एनालिसिस जो किया जाता है वो मार्केट रिसर्च से ही ड्रिवन होता है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ का अपना एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो डेटा, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो तो जब तक नहीं मिलेगा बिना रिसर्च के, तो आप जो है आगे फर्दर एक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, प्रोफेशन एटिकेट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ये तीनों तीनों जो मैंने बताया, ये तीनों बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी बिजनेस को, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है स्टेक होल्डर्स के साथ और ब्रॉडर सोसाइटी के साथ, कंज्यूमर्स के साथ। तो ये बहुत ही जो है पॉजिटिव, अगर कॉर्पोरेट रेपुटेशन बनाना है तो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं, और साथ साथ जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है आपको बनाए रखने के लिए, एथिकली करेक्ट होने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आप जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की पहले अगर बात करें तो क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है वो खाली प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करने के लिए नहीं होता है, इसमें बहुत सारी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी फुलफ़िल करने के लिए पक्का उसको कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले जो है इसमें जो है क्या है कि ट्रांसपेरेंसी, किसी भी बिजनेस के बारे में या बिजनेस ऑपरेशन के बारे में ओपनली जो है कम्युनिकेट करना है, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या जो भी कोई भी पोटेंशियल रिस्क या चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल जो है
पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा एथिकल प्रैक्टिसेस, हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड को आपने जो है अपने जितने भी कम्युनिकेशन में हैं उसमें शामिल करना है, ताकि मैसेजिंग जो हो वो आपका वो ट्रुथफुल हो, फेयर हो और मिसलीडिंग नहीं हो। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी के कमिटमेंट को आपने जो है इन्वायरमेंटल जो है रिक्वायरमेंट्स के साथ आपने उसको जोड़ना है। जैसे कि बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना, इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के ऊपर ज़्यादा जोर देना, उसको सपोर्ट करना, ये सब इन्वायरमेंटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। सोशल इनिशिएटिव्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो एफर्ट्स हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर करना, बहुत सारी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करवाना, कम्युनिटी इंगेजमेंट, ताकि आपका जो है कमिटमेंट जो है दिखाई पड़े कि आप सोशल काजेज़ के लिए कितने जो है समर्पित हैं। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूज़न, डाइवर्सिटी और इंक्लूज़न जो है आप कम्युनिकेशन के साथ प्रमोट करना चाहिए आपको, जो कि आप कंपनी की कमिटमेंट को भी दिखाए और एक इंक्लूसिव वर्कप्लेस प्रोवाइड करे, और साथ साथ जो है आपके जो कस्टमर बेसेस हैं उनको सबको जो है एक डाइवर्सिटी भी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको पक्का जो है उनको उसके अंदर शामिल होना चाहिए। उससे आपकी प्रोफेशनलिज्म, कंसिस्टेंसी और इफ़ेक्टिवनेस पक्का जो है दिखाई पड़ती है। इसके अंदर जो मेन होते हैं जैसे ब्रांड कंसिस्टेंसी, एक ब्रांड का जो है इमेज कंसिस्टेंट हमेशा बना के रखना। जितने भी कम्युनिकेशन चैनल हैं उसमें सब में जो है आप अपना जो है मैसेजिंग करना, चाहे वो प्रिंट का हो गया, चाहे डिजिटल हो गया या सोशल मीडिया, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी, आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी कम्युनिकेशंस आप कर रहे हैं वो सारे एक्यूरेट हैं, क्लियर हैं, और जो टारगेट ऑडियंस है उसके द्वारा इजीली जो है वो उनको समझ में आ रहा है। कोई भी जार्गन या मिसलीडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। टाइमलीनेस, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करना चाहिए, स्पेशली जब क्राइसिस सिचुएशन कोई डेवलप होती है या फिर कोई अर्जेंट मैटर आप जो है डिस्कस कर रहे हैं या एड्रेस कर रहे हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फीडबैक सिस्टम फैसिलिटेट करने की कोशिश करना चाहिए अपने स्टेक होल्डर्स और जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं। इससे टू वे कम्युनिकेशन अगर आप बनाएंगे तो आप जो है एक अच्छी रिलेशनशिप जो है बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लीगल कंप्लायंस, जितने भी रेलेवेंट लॉज रेगुलेशंस हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को गवर्न करने के लिए, इंक्लूडिंग आपकी डेटा प्राइवेसी और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स, इनको सबको आपको पक्का ध्यान में रख के ही काम करना चाहिए। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेशनल एटिकेट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट्स जितने होते हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि वो विदाउट एथराइज्ड पर्सन्स के लोगों के बीच में लीक ना हो पाए या डिस्क्लोज ना हो पाए। इसके अलावा आपको रिस्पेक्ट, सारे इंटरेक्शन में आपको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, चाहे वो इंटरनल इंटरेक्शन है या एक्सटर्नल इंटरेक्शन है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ जो है डिग्निटी और कर्टेसी का इस्तेमाल पक्का होना चाहिए। लिसनिंग स्किल्स, एक्टिवली लिसन करना चाहिए, सारे जो है फीडबैक्स हैं, स्टेक होल्डर के कंसर्न्स हैं उनको, और उनके साथ एक एम्पैथी और एक विलिंगनेस दिखाना चाहिए कि हम इश्यूज़ को जल्द से जल्द एड्रेस कर लेंगे। क्राइसिस कम्युनिकेशन, आपको क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, और एक बहुत ही वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन प्लान, आपके कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक सेफ्टी को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दें। इस तरह से आपको क्राइसिस कम्युनिकेशन भी जो है रेडी करके रखना चाहिए। अडैप्टेबिलिटी,
हमेशा अप टू डेट होना चाहिए इवॉल्विंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ, और जितने भी ट्रेंड्स हैं इससे आप जो है इफ़ेक्टिव रहेंगे मार्केट के अंदर, और आपका कम्युनिकेशन कभी भी पीछे नहीं रहेगा समय से। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स को आपको परस्यू करना चाहिए ताकि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस कर पाएँ, और इंडस्ट्री के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ आपको पूरा सारी चीज़ हमेशा जो है आपको खबर रहे उसकी। कल्चरल सेंसिटिविटी, आपको कल्चरल डिफरेंसेस, नॉर्म्स, इनके सब के बारे में पक्का माइंडफुल होना चाहिए जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं डाइवर्स ऑडियंसेस के साथ, स्पेशली चाहे वो डोमेस्टिक ऑडियंस है चाहे वो इंटरनेशनल ऑडियंस है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल एटिकेट को कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बहुत अच्छा जो है अपने लोगों के साथ ट्रस्ट डेवलप कर सकती है, एक पॉजिटिव रेपुटेशन जो है आपका बना सकती है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी जो है डेवलप कर सकती है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। इफ़ेक्टिव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन खाली मैसेज कन्वे के लिए नहीं होता है, बल्कि जो है ये क्या है कि एक इम्बॉडी करता है वैल्यूज और प्रिंसिपल को, जो कि वो पार्टिकुलर कंपनी रिप्रेजेंट करती है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशंस जो है, और पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस एक स्पेशलाइज जो फील्ड होती है पब्लिक रिलेशन की, ये फोकस करती है कम्युनिकेशन को मैनेज करने में और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स और उनके डाइवर्स स्टेक होल्डर्स के बीच में ग्लोबल स्केल पे इस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल होती है। इसके अंदर आपको कल्चरल, लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल और रेगुलेटरी डिफरेंसेस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आप अपने कम्युनिकेशन गोल को पॉजिटिवली समझ पाएँ और साथ साथ अपनी एक पॉजिटिव इमेज जो है बना पाएँ इंटरनेशनली। तो अभी हम बात करेंगे कि कुछ की एस्पेक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल पीआर के वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, इसमें कल्चरल डिफरेंसेस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बिना आपके हर एक जगह के कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज और कम्युनिकेशन स्टाइल को समझे हर एक अलग अलग रीजन के, आपको जो है अच्छी तरह से आप क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपको मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपको जो है मल्टीपल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर के साथ जो है आपको काम करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर के साथ, ताकि आप जो है एक डाइवर्स ऑडियंस के साथ भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाएँ। नेक्स्ट है ग्लोबल मीडिया लैंडस्केप। इसके अंदर आप दो चीज़ों का ध्यान होना, एक तो मीडिया रिलेशन, दूसरा ग्लोबल सोशल मीडिया। तो इंटरनेशनल पीआर जो होता है उसके अंदर एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनके साथ बहुत ही ज़रूरी होता है। पीआर प्रैक्टिशनर्स ग्लोबल मीडिया लैंडस्केप के अंदर नेविगेट करते रहते हैं ताकि अपना एक पॉजिटिव कवरेज और अपने कोई भी क्राइसिस सिचुएशन अगर बिल्डअप होने वाली हो तो उसको मैनेज करने में उनको काफ़ी हेल्प होता है। ग्लोबल सोशल मीडिया में सोशल मीडिया, क्योंकि आपको पता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए इंटरनेशनल पीआर में सोशल मीडिया को मैनेज करना, ऑनलाइन रेपुटेशन ग्लोबल स्पेस पे बहुत ही ज़रूरी है। लोगों के साथ आपको एंगेज करना पड़ेगा, ऑडियंस से जितने भी हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म्स, और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको जो है बहुत ही क्विकली आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत तेज़ी से वायरल होने के चांसेस होते हैं, जो आपकी कंपनी के रेपुटेशन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशंस। सबसे पहले तो आपको एथिक्स
के साथ और कंप्लायंस वाली चीज़ें के ऊपर आपको मेन ध्यान फोकस करना चाहिए। पीआर प्रोफेशनल्स जो है उनको पता होना चाहिए कि लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स हर एक कंट्री में अलग अलग क्या क्या हैं, और प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इन सब इशू में हैंडल करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता है। इसके अलावा पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकली सेंसिटिव इन्वायरमेंट्स को मैनेज करने के लिए, जहाँ पे कि एक कोई भी जो है पब्लिक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं तो डिप्लोमेटिक उसके इम्प्लीकेशंस होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसको भी आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट। तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस के प्रति जो है आपको इंटरनेशनल पीआर प्रैक्टिशनर को काफ़ी जो है प्रिपेयर होने की ज़रूरत होती है, कि ताकि वो कोई भी अगर जो है इंटरनेशनली अगर कोई क्राइसिस की सिचुएशन आए आपके पार्टिकुलर बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको हैंडल कर पाएँ। आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कारें हैं इंटरनेशनल कंपनियों की, वो प्रोडक्ट रिकॉल का भी काम करती हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है कहीं पे तो वो रिकॉल कर लेंगी अपने प्रोडक्ट को। नेचुरल डिजास्टर्स कहीं हो रहा है, इंटरनेशनल इंसिडेंट्स हैं, तो उनको सबको जो है हैंडल करेंगी। तो उससे क्या होता है, सही तरीके से अगर हैंडल कर पाएंगे तो आपका एक जो है ग्लोबल रेपुटेशन जो है बहुत ही अच्छा बनता है। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट आपको ये समझ लीजिए कि मल्टीनेशनल स्टेक होल्डर्स क्योंकि आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ जो है बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, लोकल कम्युनिटीज़, क्रॉस मल्टीपल कंट्रीज़, कल्चर्स। तो इनके सब के साथ आपको जो है जितने भी अलग अलग टाइप के डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, इनके साथ एक अच्छा आपको इंगेज होना बहुत जरूरी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल पीआर में जो है काफ़ी अक्सर कम्युनिकेट करना पड़ता है कंपनी के कमिटमेंट के बारे में, कि अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कितना हैंडल करते हैं और आपकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है। इसमें जो है आपको क्रॉस रीजनल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप उसको वैरी कर सकते हैं, जहाँ पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। नेक्स्ट है ग्लोबल स्ट्रेटजी। तो आपको ग्लोबल कैंपेन प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, कोहेसिव ग्लोबल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाना और ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स के साथ उसको अलाइन करना, ताकि आप जो है जो रीजनल डिफरेंसेज हैं उनको सबको प्रॉपर आप रिस्पेक्ट दे पाएँ। टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स जैसे डिजिटल टूल्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको ग्लोबल कम्युनिकेशन में इनकॉर्पोरेट करना, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए के साथ जब स्पेशली इंगेज करते हैं तो वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स टूल्स, मैट्रिक्स, जितने भी रीजन हैं उनके सभी से जो है उनको लेना, वो बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए कि इनसाइड जो है प्रोवाइड करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी कितनी इफ़ेक्टिव है उस पार्टिकुलर रीजन में। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ पे आप जो है पीछे जा रहे हैं, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को चेंज करके या उसमें कुछ रिवीजन है करके आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्राइसिस कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल पीआर प्रैक्टिशनर्स को बहुत ही जो है आपको क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, और प्रोडक्ट रिकॉल, नेचुरल डिजास्टर या इंटरनेशनल इंसिडेंट्स, तो इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन काफ़ी अच्छा बना रहेगा। तो आप बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल पीआर एक बहुत ही आपको डीप अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में, मीडिया लैंडस्केप्स, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स और ग्लोबल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में बहुत ही ज़रूरी है। एक डायनेमिक और चैलेंजिंग फील्ड है जो कि अपने रेपुटेशन को मैनेज करने में ग्लोबली काफ़ी हेल्पफुल होती है, और इससे आप अपना एक पॉजिटिव इमेज भी बना पाते हैं पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन।
तो स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बीच में। इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले तो आपका जो है स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए ऑडियंस सेंटर्ड। स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन जो स्टार्ट होता है वो टारगेट ऑडियंस के प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने से ही स्टार्ट होता है, उनके प्रेफरेंसेस, उनके नीड्स और उनके बिहेवियर्स। जितने भी मैसेजेज और स्ट्रेटजीज हैं वो इंटेंडेड ऑडियंस के साथ ही उनको ध्यान में रख के ही उनको बनाई जाती है। दूसरा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये क्लियर कम्युनिकेशन गोल्स को डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, जैसे कि ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना है, रेपुटेशन का इन्हेंसमेंट करना है, सेल्स को बढ़ानी है, एक सोशल काज को प्रमोट करना है। तो ये सारे जो है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को आपको लेकर के ही आपको चलना चाहिए। मैसेज डेवलपमेंट, कंपेलिंग और कंसिस्टेंट मैसेजेस का क्राफ्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू के साथ उसको जो है अलाइन करना और ऑडियंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रेजोनेट करना बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है। मैसेजिंग जो है बहुत ही जितने भी कम्युनिकेशन चैनल हैं अलग अलग टाइप से आप जैसे जैसे उसको जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं या एड कैंपेन चला रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग टाइप के मैसेजेस जो है आपको बनाने चाहिए। चैनल सिलेक्शन, सबसे अप्रोप्रिएट चैनल उस टाइम पे आपको अपने मैसेज को कन्वे के लिए क्या जो होता है उसी को आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया हो गया, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग। तो आपको सही कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। तो उससे क्या होगा कि आपका अगर सही चैनल इस्तेमाल करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव रहेगा और ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है मार्केटिंग में। नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा अपने जितने भी कम्युनिकेशन एफर्ट्स हैं, उसी से आपको इफ़ेक्टिवनेस और आपका इम्पैक्ट पता चलेगा। तो इसके लिए बहुत सारे KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एडॉप्टेबिलिटी। स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन बहुत ही फ्लेक्सिबल और एडॉप्टिव होना चाहिए। इसमें आपको ताकि आप क्या है कि जितनी भी आपकी स्ट्रेटजीज हैं, जो मैसेजेज हैं, फीडबैक के बेसिस के ऊपर आप उसको एडजस्ट कर पाएँ। जितने भी साथ साथ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस हैं उसके साथ भी आप अपने आप को जो है पीछे छूटा हुआ ना महसूस करें। नेक्स्ट है जीरो बेस्ड मीडिया प्लानिंग। जीरो बेस्ड मीडिया प्लानिंग एक अप्रोच है मीडिया प्लानिंग का। इसमें बजट एलोकेशन करना, प्लानिंग करना, वो जीरो से, स्क्रैच से, स्टार्टिंग से किस तरह से किया जाएगा। मतलब आपको जो स्टार्ट जहाँ से जीरो से स्टार्ट किए हैं उसको आपको बेस लाइन करके आपको चलना पड़ेगा। इसमें थोरो इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है सारे मीडिया चैनल्स के बारे में, ताकि उनकी इफ़ेक्टिवनेस को समझ पाएँ और आप अपनी कम्युनिकेशन गोल्स को अचीव कर पाएँ। कुछ की कंपोनेंट्स इसके अंदर हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ ऑल ऑप्शंस। आपको पिछले जो है यूज किए गए हैं मीडिया चैनल, उनको खाली जो है आपको डायरेक्ट एज्यूम करने के, उसी को इस्तेमाल करने के अलावा आपको जितने भी टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको सबको जो है समझना चाहिए, उनको एवेलुएट करना चाहिए, चाहे वो न्यू प्लेटफॉर्म हो या इमर्जिंग प्लेटफॉर्म हो, ताकि आपको जो है जितने भी अवेलेबल ऑप्शन हो उनको सब के बारे में आपको प्रॉपर इवेलुएट करना चाहिए और तब उससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। नेक्स्ट है डेटा ड्रिवन डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग एक डेटा ड्रिवन चीज़ होती है। जब आप परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, सारा मीडिया, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उसके अंदर आपका क्या परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करते हैं, रीच, इंगेजमेंट, कन्वर्जन रेट या ROI, इनको सबको, तब आपको पता चलता है कि आपको डिसीजन किस तरह से अपना चेंज करना है। नेक्स्ट है बजट एलोकेशन। मीडिया बजट्स
जो आप इफ़ेक्टिवनेस को एक्सेस करते हैं और जो पोटेंशियल रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे उसके ऊपर हर चैनल के थ्रू जैसे भी आप एंगेज कर रहे हैं उनको सबको ध्यान में रखते ही आपको बजट एलोकेशन करने की ज़रूरत होती है। जो हाई परफॉर्मिंग चैनल होते हैं उनको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको बजट देते हैं। नेक्स्ट है अलाइनमेंट विद गोल्स। मीडिया प्लानिंग आपको जो है ओवरऑल कम्युनिकेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो चैनल्स जितने भी होते हैं उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको पिकअप किया जाता है ताकि वो आपके गोल्स को सपोर्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है रेगुलर रिव्यू एंड ऑप्टिमाइजेशन। जीरो बेस्ड मीडिया प्लानिंग एक बहुत ही ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें रेगुलर रिव्यू और ऑप्टिमाइजेशन जो है मीडिया स्पेंडिंग का करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक चैनल अगर जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे रही है तो उसके फंड्स को आप जो है दूसरे चैनल की तरफ रीएलोकेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं न्यू इफेक्टिव और मीडिया चैनल्स को आइडेंटिफाई करने और स्ट्रेटजाइज करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आप अपने स्टेक होल्डर्स को समझ पाएँ और उसके हिसाब से उनका रिक्वायरमेंट जहाँ पे है, कहाँ पे वो इंगेज हो सकते हैं, उस तरह से आप जो है मीडिया बजट्स को एलोकेट करें। और उसमें आपको ये भी जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और लोगों को स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आप किस पार्टिकुलर चैनल को एक से दूसरे किसी दूसरे चैनल से ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको जो है पूरा इन्फॉर्म करना चाहिए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन जो है भाई बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच है कम्युनिकेशन एफर्ट्स को प्लान और एग्जीक्यूट करने के लिए जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइंड हो। जबकि जीरो बेस्ड मीडिया प्लानिंग जो है बहुत ही अच्छा मेथड है मीडिया स्पेंडिंग को स्ट्रेटजाइज करने के लिए। इसमें आपको फ्रेश इवैल्यूएशन जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको करके उसके बाद आप अपने आप को स्ट्रेटजाइज करते हैं। इन दोनों का जब एक साथ यूज़ करेंगे तो ये जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और ये इसके लिए हेल्पफुल होता है कि वो किस तरह से अपने टारगेट ऑडियंस के साथ इफ़ेक्टिवली पहुंच सकते हैं उन तक और अपनी कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट समाप्त होता है। नेक्स्ट यूनिट में जल्द से जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू। विश यू वेरी हैप्पी डे।